जय हिंद फ्रेंड्स। इलेक्ट्रिकल मशीन्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसी सीरीज में हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था थ्री फेज इंडक्शन मोटर। कल हमने थ्री फेज इंडक्शन मोटर के स्टार्टर्स की बात की जो कि केज मोटर के स्टार्टर थे, क्योंकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में हमें स्टार्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करने का फीचर होता है। ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक था वो था उस स्टार्टर के न्यूमेरिकल करने का, लेकिन किसी कारणवश टाइम नहीं मिल पाया जिसकी वजह से मैं न्यूमेरिकल अभी नहीं कर रहा हूँ। आज पहले अगला टॉपिक देख लेते हैं, कल या परसों में न्यूमेरिकल करेंगे। थोड़ा व्यस्तता ऑफिस के कामों की वजह से ज़्यादा है। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है टेस्ट परफॉर्म ऑन थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ट्रांसफार्मर में मेन टेस्ट दो ही हैं, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। एक तीसरा था संपन्नर टेस्ट, तो जिसका नाम था बैक टू बैक टेस्ट या हीट रन टेस्ट। ठीक है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर भी इंडक्शन मोटर में भी दो टाइप के टेस्ट होते होंगे। एक होगा नो लोड टेस्ट या इसी का दूसरा नाम है ओपन सर्किट टेस्ट। दूसरा है शॉर्ट सर्किट टेस्ट या इसी का नाम होता है ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट क्या देता है? नो लोड लॉसेज। नो लोड लॉसेज में मेनली है क्या? आयरन लॉसेज। आयरन लॉसेज के दो कंपोनेंट होते हैं, एक हिस्टेरिसिस और दूसरा है एडी करंट। हमें ये कंबाइंड मिलता है। ठीक है। नो लोड लॉसेज में एक लॉसेज और है जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन लॉसेज। ये यहां पर एडिशनल है क्योंकि रोटर रोटेट हो रहा है, स्टेटर स्टेशनरी है, बीच में है एयर गैप। तो ट्रांसफार्मर में कोई भी रोटेटिंग पार्ट तो होता नहीं है। जब रोटेटिंग पार्ट नहीं होगा तो वहां पर फ्रिक्शन लॉसेज नहीं होगी। फ्रिक्शन लॉसेज स्पेशल फीचर होता है रोटेटिंग मशीन का। तो फ्रिक्शन लॉसेज एक एडिशनल लॉसेज हैं जो कि नो लोड लॉसेज में आती हैं। ये ध्यान में रखिएगा आप। ब्लॉक्ड, अच्छा ऐसा नहीं है कि नो लोड में ही आएंगी, फुल लोड में मत या जब रोटर फुल स्पीड से घूमेगा तब नहीं आएंगी, ऐसा नहीं है, आएंगी, लेकिन उस समय इनका बाकी आयरन कॉपर लॉसेज के कंपैरिजन में इनका योगदान बहुत ही नेग्लिजिबल रहता है। इस वजह से हम इनको नो लोड लॉसेज में काउंट करते हैं। ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट का मेन फीचर ये है कि इससे आपको कॉपर लॉसेज मिलेंगी। ठीक है। तो बारी बारी से देख लेते हैं। फर्स्ट हेडिंग डालिए, नो लोड लॉसेज, सॉरी नो लोड टेस्ट। इधर है हमारी थ्री फेज सप्लाई। एक अमीटर लगा दीजिएगा और एक वोल्ट मीटर लगा दीजिएगा। लाइन टू लाइन के क्रॉस वोल्टेज मिल जाएगा और लाइन के क्रॉस ही आपको मिल जाएगी करंट। ये आपकी थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ये जो दो दिख रहे हैं ये आपके वाट मीटर हैं, W1 W2। वाट मीटर जब हम लोग मेजरमेंट में पढ़ेंगे तब आपको डिटेल में बताएंगे। बस ये ध्यान में रखिएगा, ये जो सीरीज में लगी है, जो जिसको टर्न आपको दिख रहा, इसको बोलते हैं सीसी। सीसी का मतलब करंट क्वाइल। करंट क्वाइल। और इसको बोलते हैं पीसी, पोटेंशियल क्वाइल।
या इसी को वोल्टेज कॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, इनका क्या फीचर होता है वो सब आपको बताएंगे मेजरमेंट में, टेंशन मत लीजिएगा। इन दोनों वाट मीटर की रीडिंग आपको बताएगी टोटल कॉपर लॉस, वो टोटल आयरन लॉस पीआई इंडक्शन मोटर में। अगर हमें पर फेज चाहिए तो इस पीआई को 3 से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम ट्रांसफार्मर ही है और कुछ नहीं है। ये है वोल्टेज। अब ध्यान देख दीजिए, ट्रांसफार्मर में नो लोड टेस्ट या ओपन सर्किट टेस्ट, यहां पर नो लोड टेस्ट या इसी को बोलते हैं ओपन सर्किट टेस्ट। यहां पर रोटर को ओपन रखना है। ओपन का मतलब यहां पर आपको सेकेंडरी में करंट फ्लो नहीं होगी, रोटर शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, ओपन रहेगा। और ओसी टेस्ट किस पर होता है? रेटेड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी पर होगा। क्योंकि रेटेड वोल्टेज होने पर ही इसमें पूरा का पूरा फ्लक्स जनरेट होगा, और आयरन लॉसेज जो भी होती हैं वो फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, फ्लक्स या फ्लक्स के सॉरी वोल्टेज के या वोल्टेज के स्क्वायर के। ठीक है, इसी वजह से ये हमेशा रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पर किया जाता है। रेटेड फ्रीक्वेंसी क्या होगी स्टेटर की, क्योंकि स्टेटर साइड है, प्राइमरी साइड है, सेकेंडरी तो ओपन है आपका, तो इसका मतलब ये होगा कि जो आपकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी हुई 50 हर्ट्ज उस पर आपको करना है। कहानी समझ में आ गई? ये कंडीशन जरा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और यहां पर क्या है? ये हो जाएगा रेटेड वोल्टेज, और ये जो अमीटर जो करंट लेगा उसको बोलेंगे नो लोड करंट। ठीक है, तो बिल्कुल ट्रांसफार्मर वाला ही इक्वेशन लगाइए। पी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी आई कॉस फाई। अगर ये टोटल है तो √3 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये है वी एल आई एल कॉस फाई। अगर पर फेज की बात करें तो पी आई बाई 3 कर दीजिएगा, तो इसको लिख दीजिएगा वी पी आई पी कॉस फाई। यहां पर फाई नॉट लिखते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नो लोड पर कॉस फाई क्या है, कॉस फाई नॉट नो लोड पावर फैक्टर। और ये भी आपको बताया था कि नो लोड पावर फैक्टर कितना होता है? 0.5 से कम। ट्रांसफार्मर में कितना था? 0.3, तो 0.3 के आसपास यहां भी मिलेगा। ये जो नो लोड करंट है यह मीटर की रीडिंग है, ये जो वोल्टेज है वो वोल्ट मीटर की रीडिंग है। फेज निकालना हो तो V/√3 कर दीजिएगा। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि जो भी आपका नो लोड मिलेगा यहां पर वो टोटल आयरन लॉस मिलेगी, टोटल आयरन लॉस, या ये कहिए टोटल कांस्टेंट लॉसेज। अब कांस्टेंट लॉसेज में हमारे पास कई सारी लॉसेज का सम होता है, जैसे कि आयरन लॉस, फ्रिक्शन लॉस। अब हमें उससे उसमें बाइफरकेट कैसे करेंगे? बाइफरकेट करने के लिए क्या करेंगे? पी आई वर्सेज वोल्टेज के बीच में ग्राफ खींचेंगे। जो आपका आयरन लॉसेज वाला है हिस्टेरिसिस और एडी करंट, वो आपका कुछ ऐसा जाएगा, अलग अलग वोल्टेज पर अलग अलग रीडिंग लेते रहेंगे। फिर इसको, इस ग्राफ को आगे बढ़ाएंगे, जहां पर ये वोल्टेज 0 है उस पर जो लॉसेज आएगा ये बोलेगा आपको फ्रिक्शन लॉस। ये वाली जो रीडिंग होगी वो रीडिंग क्या देगी? फ्रिक्शन लॉस। तो फ्रिक्शन लॉस को आयरन लॉसेज से कैसे अलग करते हैं? तो आयरन लॉसेज और वोल्टेज के बीच में ग्राफ खींचेंगे, अलग अलग वोल्टेज पर अलग अलग लॉसेज की, मतलब अलग अलग वाट मीटर की रीडिंग लेंगे, और फिर उसके बाद इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करेंगे। एक्स्ट्रापोलेट का मतलब जहां पर रीडिंग नहीं है वहां पर गेस करके कि अगर ये कर्व ऐसा जा रहा शेप में तो इधर कैसा जा रहा होगा, इधर कैसा जा रहा होगा, तो उसको आगे बढ़ाइए जहां पर वोल्टेज 0 मिले, या ये कहिए जहां पर ये पी वाली एक्सिस को, वाई एक्सिस को कट करे ग्राफ, तो ये जो लॉसेज हैं ये वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करेंगी, इसी को बोलेंगे फ्रिक्शन लॉस। ठीक है,
कहानी समझ में आ गई? चलिए अब बात आती है, अच्छा इसमें भी वही चीज, जैसे ट्रांसफार्मर में नो लोड पैरामीटर क्या थे? आर नॉट, एक्स नॉट, यही तो थे। तो ठीक वैसे ही यहां पर भी आ जाएगा। ये था आईसी, ये था आईएम, इधर से जो करंट आई वो थी आई नॉट, तो आई नॉट की रीडिंग तो अमीटर की रीडिंग मिल गई। आईसी क्या हो जाएगी? आई नॉट कॉस फाई नॉट। आईसी मिल गया तो आर नॉट क्या मिल जाएगा? वी बाई आईसी। आईएम क्या मिल जाएगा? अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर माइनस आईसी स्क्वायर। आईएम मिल गया तो एक्स नॉट क्या मिल जाएगा? वी बाई आईएम। मतलब आपको सारे नो लोड पैरामीटर मिल गए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट। ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट में क्या करेंगे? शॉर्ट सर्किट टेस्ट जैसे यहां पर रोटर को ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक का मतलब किसी ऐसी चीज से पकड़ कर रखेंगे कि रोटर घूमने ना पाए, और ये इसका काम क्या है? आयरन लॉस, कॉपर लॉस निकालना। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर रेटेड करंट फ्लो होनी चाहिए, रेटेड करंट इन रोटर वो फ्लो होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे? रोटर को, रोटर घूमना चाहेगा, टार्क लगेगा जब भी हम सप्लाई देंगे स्टेटर में, लेकिन रोटर को घुमाना नहीं है। रोटर को उस समय क्या करना है? पकड़ कर रखना है। तो हाथ से नहीं पकड़ कर रखना, किसी ऐसी चीज से फिक्स कर देते हैं कि वो घूमने ना पाए। और फिर हम क्या करते हैं? अमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग देखेंगे। यहां पर आपको ये ध्यान में रखना है, जो काम की चीज है वो ये है कि ये रिड्यूस्ड वोल्टेज पर होता है एंड रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी पर होता है। क्यों? क्योंकि आप सेकेंडरी साइड में अगर आपने देखा होगा कि F2R क्या होता है? SF2S। तो अगर रोटर रोटेट किया तो उस समय फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? स्लिप कितनी होती है? 3 to 4%। मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 1.5 हर्ट्ज से लेकर के 2 हर्ट्ज तक। तो उतनी फ्रीक्वेंसी का, और यहां पर E2R क्या होता है? SE2S। अगर ये 3% है और यह है 440 वोल्ट, तो 440 का 3% कितना हुआ? 13 वोल्ट के आसपास। तो 13 वोल्ट के आसपास अप्लाई करना है। मतलब वहां पर ये देखना है कि पूरी फुल करंट यहां पर फ्लो हो। वोल्टेज कम रहेगा तभी तो करंट मैक्सिमम रहेगी। ठीक, तो यहां भी ठीक वैसे ही फिगर बना लीजिएगा। 3 फेज सप्लाई, इधर 3 अमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, ये जाकर के 3 फेज मोटर में। बस यहां पर कंडीशन आपको ध्यान में रखना है कि क्या कंडीशन है, किस कंडीशन पर ये टेस्ट हो रहा है। ठीक है, बाकी पूरा ट्रांसफार्मर की तरह ही है। बस ये आपको हमको आपको काम का था जो आपको ध्यान में रखना है, वो आपको मैंने बता दिया। इसका क्या मिलेगा आपको आउटपुट में? जो वाट मीटर रीडिंग मिलेगी वो क्या मिलेगी? टोटल कॉपर लॉस, पीसी। अगर पर फेज निकालना हो तो क्या करेंगे? पीसी बाई 3। और टोटल कॉपर लॉस क्या होती है? 3I² R। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? आई की रीडिंग तो अमीटर की रीडिंग मिल जाएगी, तो यहां से आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ए का मतलब अमीटर का स्क्वायर, अमीटर की रीडिंग जो भी बने। ठीक है, रेजिस्टेंस मिल गया। इंपीडेंस आप निकाल ही लेंगे, वोल्ट मीटर रीडिंग डिवाइडेड बाई अमीटर रीडिंग, तो आपको एक्स मिल जाएगा। ठीक, रेफर्ड टू किधर है? स्टेटर साइड, प्राइमरी साइड, तो इसको आप RE1 नॉट, ये ZE1 नॉट,
ये XE1 नॉट, ठीक है, और कोई इसमें कुछ विशेष चीज ही नहीं। कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी, रिड्यूस्ड वोल्टेज है, तो यहाँ पर आयरन लॉसेज क्या हो जाएंगे, नेग्लिजिबल। क्यों? क्योंकि आयरन लॉसेज फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं और वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती हैं। वोल्टेज बहुत ही कम है, जिस वजह से आयरन लॉसेज को नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब आपका जो काम का है वो टॉपिक है स्पेशल रोटर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पेशल रोटर्स, ठीक है। स्पेशल रोटर क्या होता है? देखिए, हमारे पास इंडक्शन मोटर के जो टाइप्स हैं वो दो हैं, एक है स्क्वायरल केज और दूसरा है स्लिप रिंग। इसके साथ समस्या नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैन बी एडेड। उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का पर्पज क्या था? मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग टार्क को बढ़ाना, स्टार्टिंग करंट को कम करना और साथ में स्पीड को कंट्रोल करना। सारी समस्या यहां है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो एंड रिंग्स होती हैं, एंड रिंग्स की हेल्प से रोटर शॉर्ट सर्किटेड होता है। मतलब रोटर एक क्लोज्ड सर्किट होता है, उसमें आप एक्सटर्नल रूप से कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो स्क्वायरल केज के लिए ही हमारे पास स्टार्टर आया इसका, जो हमने स्टार्टर का टॉपिक पढ़ा, और स्क्वायरल केज की वजह से ही स्पेशल रोटर हमें पढ़ने पड़ रहे हैं। तो स्पेशल रोटर जब भी पढ़ने पड़े तो समझ जाइए हम क्या पढ़ रहे हैं, स्क्वायरल केज। क्यों यहां पर जरूरत पड़ी वो देखिए। स्क्वायरल केज का स्टार्टिंग तार क्या होता है, कम होता है। हम इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते। तो स्टार्टिंग टार्क बढ़ाने के लिए, अभी तो कम है, स्टार्टिंग टार्क बढ़ाने के लिए हमारे पास क्या तरीका है कि हम रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ा दें। तो स्क्वायरल केज में क्या दिक्कत है? इन दिस मोटर स्टार्टिंग टार्क इज वेरी लो। अब वेरी लो है तो हमारे पास क्या तरीका है, यहीं पर लिख लीजिए, टू इंक्रीज स्टार्टिंग टार्क वी हैव चॉइस टू मेक रोटर with high resistance मटेरियल। हमारे पास चॉइस ये है कि हम रोटर को ऐसे रेजिस्टिव मटेरियल से बनाएं जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हो। अब ज्यादा अगर रेजिस्टेंस होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ने से स्टार्टिंग टार्क तो हमारा बढ़ जाएगा, लेकिन उससे समस्या क्या है वो देखिए। समस्या ये है, दिस arises प्रॉब्लम ऑफ हाई लॉसेज, लोअर स्पीड, लोअर एफिशिएंसी। हम रेजिस्टेंस बढ़ा दें तो स्टार्टिंग टार्क तो बढ़ जाएगा, लेकिन रनिंग के समय स्टार्टिंग कंडीशन कितनी होती है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, या ये कहिए 2-4 सेकंड, मिनट भी नहीं चलता। उसके बाद क्या है, मोटर फुल स्पीड में रन करेगी, और जब फुल स्पीड में रन करेगी तो हमारे पास हाई रेजिस्टेंस है तो कॉपर लॉसेज बहुत ज्यादा होंगी, हाई रेजिस्टेंस है तो स्लिप ज्यादा होगी, स्लिप ज्यादा होगी तो स्पीड लोअर होगी और एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो हाई रेजिस्टेंस की जरूरत हमें स्टार्टिंग के समय है, रनिंग के समय नहीं है। तो कीप इन माइंड, हाई रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड फॉर हाई स्टार्टिंग टार्क, बट इन रनिंग कंडीशन लो रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड। रेजिस्टेंस हाई नहीं चाहिए रनिंग कंडीशन में। इसी फीचर को पूरा करने के लिए कि स्टार्टिंग में हमें हाई रेजिस्टेंस मिले और रनिंग में हमें हाई रेजिस्टेंस ना मिले,
नॉर्मल रेजिस्टेंस मिले या लो रेजिस्टेंस मिले। इसी फीचर को पूरा करने के लिए हम किसको पढ़ रहे हैं? स्पेशल रोटर्स। ठीक है, तो स्पेशल रोटर का टॉपिक कल आपको इसके आगे बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और चीज़ों का रिवीजन जरूर कीजिए। धन्यवाद। तो चलिए आगे पढ़ाई देते हैं, अभी मौका है। चलिए, स्पेशल रोटर्स हमारे पास दो टाइप के हैं। एक है डीप बार रोटर और दूसरा है डबल केज रोटर। डीप बार रोटर में क्या होता है? रोटर को अलग अलग एलिमेंट जो कि पैरेलल में कनेक्टेड हैं उनसे बना हुआ मानते हैं। ये एलिमेंट ए, ये है बी, ये है सी। ये ध्यान रखिएगा, रोटर वही है, बस इसमें क्या करते हैं, डीप बार का मतलब ये है इसकी डेप्थ बढ़ा देते हैं। जहां पर अगर आपने देखा होगा स्क्वायरल के जैसे होता है, ये स्क्यूड कंडक्टर्स रखे होते हैं ऐसे, तो इनकी डेप्थ क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। तो ऐसा मानेंगे कि ये जो रोटर का बार है, ये जो लाइनें दिख रही हैं, ये थोड़ा गहराई में रोटर के अंदर तक होती हैं। अब इनको ऐसा मानेंगे, इसी बार को, ये बार तो एक ही है, मतलब ऐसा कुछ मानकर चलिए, ये वी वाला शेप, इसको और गहरा करते जाइए ऐसे ऐसे करके। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो सबसे नीचे होगा, ये है फ्लक्स लाइंस, ऐसे। फ्लक्स लाइंस में सबसे लास्ट वाली लाइन गलत है, क्योंकि फ्लक्स लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करती, वो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कट नहीं करती। तो क्या करेंगे, लेट्स रोटर बार इज एज्यूम्ड टू कंसिस्ट डिफरेंट लेयर्स इन पैरेलल। ए बी सी ये पैरेलल में कनेक्टेड है, कुछ इस तरीके से इनको मानेंगे। है वो एक ही मटेरियल की, मटेरियल अलग नहीं है, ध्यान रखिएगा। बस ये मानेंगे कि ये जो पूरा आपको रोटर का ये बार दिख रहा है, ये एक ही मटेरियल का है, लेकिन कई सारी लेयर से मिलकर के बना है, सिर्फ ये मान रहे हैं। ठीक है, मटेरियल एक ही है लेकिन उसमें कई सारी लेयर मिल करके फिर उसके बाद ये बना है। अब देखिए होता क्या है, जो सबसे नीचे वाला है उसमें है लीकेज फ्लक्स ए, फ्लक्स लिंकेज इन स्ट्रिप ए is greater than strip B is greater than strip C। जब फ्लक्स लिंकेज ज्यादा है तो स्वाभाविक सी बात है कि लीकेज रिएक्टेंस एक्स ए का ज्यादा होगा, बी का उससे कम होगा, सी का सबसे कम होगा। अब हैं तो बने ये एक ही मटेरियल के, तो इंपीडेंस क्या हो जाएगा, आर प्लस जे एक्स।
इसका मतलब ये हुआ कि इंपीडेंस ए का ज्यादा हो गया, बी का उससे भी ज्यादा और सी का उससे भी ज्यादा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, स्टार्टिंग कंडीशन में स्लिप की वैल्यू है 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रीक्वेंसी है F2R वो F2S के बराबर है, और F2S कितना है 50 हर्ट्ज जो हम सप्लाई पर दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर रेजिस्टेंस तो सबका सेम है, तो जो डोमिनेंट फैक्टर है वो कौन है, रिएक्टेंस। अब किसका रिएक्टेंस ज्यादा है, ए का, नीचे वाले का। इसका मतलब ये हुआ कि ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट कैसे होगा, ये देखिए, रोटर तो शॉर्ट सर्किटेड है ना, स्क्वायरल केज है, तो यहां पर क्या है कि यहां पर फ्लक्स है ज्यादा, तो यहां का इंपीडेंस है ज्यादा। अब रोटर में अगर करंट फ्लो होना चाहेगी तो करंट का मैक्सिमम पार्ट कहां से पास होगा, सी की तरफ से। क्यों, क्योंकि यहां का इंपीडेंस कम से कम है, रेजिस्टेंस तो सभी का सेम है, रिएक्टेंस कहां सबसे कम है, सी का। जब रिएक्टेंस सबसे कम सी का है तो करंट का मैक्सिमम पार्ट कहां से फ्लो करेगा, सी से। तो सी वैसे समझिएगा जैसे आप स्किन इफेक्ट पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो आगे पढ़िएगा, पावर सिस्टम में आपको बताएंगे। स्किन इफेक्ट में क्या होता है कि जैसे जैसे मतलब एसी जो होती है ना, एसी में फ्रीक्वेंसी होती है, डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती। तो एसी का मैक्सिमम पार्ट कहां से फ्लो होता है, कंडक्टर के सरफेस से। ये जो पेन है इसके सरफेस से फ्लो होगा, इसके अंदर से फ्लो नहीं होगा। वही चीज यहां पर है, सरफेस पर कौन है, सबसे ऊपर पार्ट पर सी। तो करंट का मैक्सिमम पार्ट, करंट क्या है, यहां पर एसी फ्लो रही, करंट का मैक्सिमम पार्ट कहां से फ्लो हो रहा है, सी से। अब करंट का मैक्सिमम पार्ट अगर सी से फ्लो हो रहा है तो यहां पर क्या लिखेंगे, ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट क्यों आया, लीकेज रिएक्टेंस अलग अलग होने के कारण। तो मैक्सिमम का पार्ट, जहां का इंपीडेंस कम होगा वहां पर करंट मैक्सिमम होगी, तो करंट का मैक्सिमम पार्ट कहां से फ्लो हो रहा है, सी की तरफ से। तो ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ रोटर इंक्रीजेस। क्यों, यहां पर लिख लीजिएगा, इस एज एज स्किन इफेक्ट, जैसे स्किन इफेक्ट में इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है, तभी तो करंट का मैक्सिमम पार्ट कहां से फ्लो हो रहा है, आउटर सरफेस से। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ रोटर इंक्रीजेस। हमारा काम क्या था, स्टार्टिंग के दौरान रोटर का रेजिस्टेंस इंक्रीज करना। अब हमारा पर्पस सॉल्व हो गया, हेंस स्टार्टिंग टार्क इंक्रीज्ड। हमारा एक पर्पस सॉल्व हो गया कि स्टार्टिंग के दौरान हाई रेजिस्टेंस मिले ताकि स्टार्टिंग टार्क क्या हो जाए, बढ़ जाए, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाए। अब रनिंग में देखिए क्या होता है, रनिंग में F2R इज इक्वल टू SF2S, ये बहुत लो है। क्यों, क्योंकि स्लिप की वैल्यू होती है 3 to 4%। अगर हम 50 हर्ट्ज की सप्लाई दिए तो हमें रोटर पर कितना मिल रहा है, 1.5 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी नेग्लिजिबल कर दिए। जब फ्रीक्वेंसी नेग्लेक्ट कर दिए तो इसका मतलब ये हुआ x इक्वल टू होता है 2πfl, तो इसका मतलब x का इफेक्ट भी नेग्लेक्ट। जब x का इफेक्ट भी नेग्लेक्ट, सभी सेम मटेरियल के बने हैं, रेजिस्टेंस सभी का इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑल स्ट्रिप्स कैरी अप्रोक्सीमेट यूनिफॉर्म करंट। तो रेजिस्टेंस बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस तो सभी का इक्वल है, रिएक्टेंस नेग्लेक्ट ही हो गया। अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट है तो आपका रनिंग में टार्क में कोई दिक्कत नहीं, रेजिस्टेंस भी आपका लो है।
ये याद रखिएगा, यहां पर इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्यों बढ़ रहा है स्टार्टिंग के दौरान, क्योंकि आपका एक्सटर्नल वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? लीकेज फ्लक्स के कारण। ठीक, या ये कहिए फ्लक्स लिंकेज ऑफ स्ट्रिप जो सबसे डीप में है, इसी वजह से इसको कह रहे हैं डीप बार रोटर। जो सबसे डीप में है उसका फ्लक्स लिंकेज ज्यादा होगा, उसका रिएक्टेंस ज्यादा होगा, तो वहां पर करंट कम मिलेगी आप शुरुआत में, और रनिंग में सारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट होगा। ठीक है, कहानी समझ में आ गई डीप बार रोटर की। अब देखिए डबल केज रोटर। डबल केज रोटर, डबल केज रोटर में क्या है, दो रोटर होते हैं, दो केज होते हैं, एक ऐसा, एक ऐसा। ये रोटर के दो केज हैं। स्वाभाविक सी बात आपको यहां पर दिख रही होगी कि ये जो स्क्वायर वाले शेप में है यहाँ का फ्लक्स ज्यादा होगा, सॉरी फिर फ्लक्स लाइंस क्रॉस कर गई, फ्लक्स लाइंस क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये है आउटर केज, ये है इनर केज। इनके बीच में ये जो लगी है ये स्ट्रिप है, कनेक्टिंग स्ट्रिप। ये स्ट्रिप मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होगी, ताकि इसमें से फ्लक्स आसानी से पास हो सके। अब वही चीज जैसे डीप बार में था वैसे ही यहां पर है, लेकिन यहां पर थ्योरी अलग है। थ्योरी क्या अलग है? जो इनर केज है यहां पर आपको दिख रहा होगा, इनर केज लो रेजिस्टिव मटेरियल का बना होता है, जैसे कॉपर। इसका एरिया भी हाई होता है, यहां पर दिख रहा होगा ना, ये इसका एरिया हाई है और इसका छोटा है, एरिया ज्यादा होता है। एरिया ज्यादा होने से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? किसके कंपैरिजन में? यहां के कंपैरिजन में आउटर केज हाई रेजिस्टिव मटेरियल का बना होता है, जैसे जैसे एल्यूमिनियम। हाई रेजिस्टिव किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में, जैसे एल्यूमिनियम, ब्रास, पीतल, ब्रॉन्ज, ये सब मिक्स एलिमेंट है ना, एलॉय हैं, दो एलिमेंट को मिला करके बन रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है इनका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। दूसरी बात, आउटर केज का एरिया भी कम है, एरिया कम होने से रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। वहां पर देखिए डीप बार में पूरा रोटर एक ही मटेरियल का बना होता था, यहां पर डबल केज में रोटर दो अलग अलग मटेरियल का बना है, आउटर केज अलग है, इनर केज अलग है। अब ध्यान से देखिए वही चीज, इसका रेजिस्टेंस है ज्यादा, इसका है कम। ठीक, तो आर आउटर इज ग्रेटर देन आर इनर। अब स्टार्टिंग के दौरान देखिए, स्टार्टिंग के दौरान मैक्सिमम फ्लक्स, ये फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम किसका है? नीचे वाले का, इनर का। ऊपर वाले का फ्लक्स लिंकेज कम से कम है, वो बाहर है, आउटर में एयर गैप की तरफ है। तो जब स्टार्टिंग के दौरान x2r इज इक्वल टू, सॉरी, f2r इज इक्वल टू sf2s, तो s की वैल्यू है 1 स्टार्टिंग के दौरान। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी फ्रीक्वेंसी है वो पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी डोमिनेट कर रही है। 50 हर्ट्ज है तो 50 हर्ट्ज ही रोटर पर मिल रही है। अब जब 50 हर्ट्ज मिल रही है तो यहां का रिएक्टेंस एक्स इनर वो ज्यादा होगा एक्स आउटर से। ज्यादा होगा या नहीं होगा? ज्यादा होगा तो ये डोमिनेट करेगा। स्टार्टिंग के दौरान स्लिप 1 है तो फ्रीक्वेंसी डोमिनेट करने की वजह से रिएक्टेंस डोमिनेट करेगा। तो ड्यू टू दिस
करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज मेनली governed by लीकेज रिएक्टेंस। जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किसके कारण गवर्न किया जाएगा? मेनली लीकेज रिएक्टेंस कारण। और लीकेज रिएक्टेंस कहां का ज्यादा है? इनर का। तो मैक्सिमम करंट कहां से फ्लो होगी? आउटर से। और आउटर का रेजिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। हेंस मैक्सिमम करंट फ्लोज थ्रू आउटर केज। और आउटर केज का रेजिस्टेंस कितना है? इनर से ज्यादा है। तो आपका बेसिक पर्पस सॉल्व हो गया। रेजिस्टेंस आपको ज्यादा मिल गया तो स्टार्टिंग टार्क क्या मिल जाएगा? ज्यादा। बेसिक पर्पस सॉल्व हो गया आपका। रनिंग में देखिए, रनिंग में स्लिप क्या होती है? 3 to 4%। इसका मतलब ये हुआ F2R इज इक्वल टू SF2S। ये नेग्लिजिबल होता है। जब ये नेग्लिजिबल है तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंस इफेक्ट नेग्लिजिबल है। अब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किसके द्वारा होगा? करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इंपीडेंस के द्वारा ही होगा। इंपीडेंस में रिएक्टेंस नेग्लिजिबल है तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज गवर्नड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कहां का ज्यादा है? आउटर का। तो आर आउटर इज ग्रेटर देन आर इनर। हेंस मैक्सिमम करंट फ्लो थ्रू इनर केज। जहां पर मैक्सिमम करंट जिस समय फ्लो होगी वही टार्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो रनिंग टार्क कौन लगाएगा? इनर वाला केज। और स्टार्टिंग टार्क कौन लगाएगा? आउटर वाला केज। रनिंग और स्टार्टिंग पोजीशन दोनों अलग अलग टाइम पर आती हैं, तो कभी भी दोनों टार्क एक साथ नहीं लगेंगे। कभी भी दोनों केज एक साथ टार्क लगाएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक लगा रहा आउटर केज में, एक लगा रहा स्टार्टिंग टाइम में, और एक लगा रहा रनिंग टाइम में। कहानी समझ में आ गई? कभी भी दोनों टार्क एक साथ नहीं लगेंगे। अब अगर इसकी टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक मैं खींचना चाहूं तो नॉर्मल टार्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है? कुछ ऐसी। ये स्टार्टिंग टार्क, ये जो स्पीड है ये है ns, सिंक्रोनस स्पीड। ठीक। अब अगर आउटर केज की बात करें तो आउटर केज में रेजिस्टिव पार्ट ज्यादा है, तो जब रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो टार्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है? स्ट्रेट लाइन की तरफ जाएगी। तो ये हो जाएगी आउटर केज की। और इनर केज में रेजिस्टेंस से कम, रिएक्टेंस से ज्यादा, तो इनर केज की कुछ ऐसी होगी। ये है इनर केज की। और इन दोनों का रिजल्टेंट इनका बीच कहीं होगा। ये है इनका रिजल्टेंट। रिजल्टेंट हमेशा मेन स्क्वायरल केज मोटर से कम होगा। ये स्टार्टिंग टार्क, ये जो आपको दिख रहा है, स्टार्टिंग टार्क नॉर्मल केज मोटर का ये था। और डबल केज का क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, ये रेड वाला। नॉर्मल केज से कम होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि स्टार्टिंग और रनिंग पोजीशन में दोनों अलग अलग टाइम पर अलग अलग रोटर, मतलब अलग अलग केज के द्वारा टार्क डेवलप हो रहे हैं। स्टार्टिंग टार्क कौन डेवलप कर रहा है? आउटर केज। और रनिंग टार्क कौन डेवलप कर रहा है? इनर केज। और रनिंग और स्टार्टिंग टार्क दोनों अलग अलग टाइम पर आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो नेट इफेक्टिव टार्क होगा
वो स्क्वायरल केज से नॉर्मल मोटर से क्या होगा, कम होगा। रेजिस्टेंस भी इसका ज्यादा है तो स्वाभाविक सी बात है इसकी लॉसेज भी ज्यादा होंगी। रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसकी फुल लोड स्पीड भी हमेशा कम होगी। होगी या नहीं होगी। इसका रिएक्टेंस ज्यादा है, लीकेज रिएक्टेंस, तो इसका वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा क्या होगा, कम होगा। ये सब क्या है, अगर आपको कंपैरिजन पूछे कि सिंगल केज रोटर और डबल केज रोटर में क्या कंपैरिजन है, तो हमेशा आप क्या बताएंगे, इसकी इफिशियंसी डाउन होगी क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है। लीकेज रिएक्टेंस ज्यादा है जिसकी वजह से इसका वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा डाउन रहेगा। लीकेज रिएक्टेंस ज्यादा है जिसकी वजह से इसका पावर फैक्टर हमेशा कम रहेगा सिंगल केज से। ठीक है, तो क्या क्या होगा, स्टार्टिंग टार्क ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा, लॉसेज ज्यादा, फुल लोड टार्क, फुल लोड टार्क नहीं, आप ये कहिए पुल आउट टार्क, ये हमेशा कम रहेगा। कम रहेगा कारण क्या था, मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग और रनिंग टार्क अलग अलग केज के द्वारा जनरेट किए जा रहे हैं और दोनों अलग अलग टाइम पर आ रहे हैं। अगर एक ही साथ होता तब ज्यादा होता। ठीक है, यहां पर लिख लीजिएगा, बिकॉज स्टार्टिंग एंड फुल लोड या रनिंग टार्क आर डेवलप्ड बाय टू डिफरेंट केजेस एट डिफरेंट टाइम। अलग अलग टाइम पर और अलग अलग केजेस के द्वारा वो डेवलप हो रहे हैं, इसकी वजह से पुल आउट टार्क क्या होगा, कम होगा। लीकेज रिएक्टेंस ज्यादा जिसकी वजह से पावर फैक्टर कम। किसके कंपैरिजन में, सिंगल केज रोटर की वजह से कंपैरिजन में। अगर मैं इसका क्या करूं, फेजर डायग्राम, वो सॉरी सर्किट डायग्राम बनाऊं, तो क्या लिखूंगा, नॉर्मल मोटर कुछ ऐसी थी। डबल केज का क्या मतलब है कि ये है रोटर का पैरामीटर, ये 2 बार कर दीजिए, ये है सिंगल केज इंडक्शन मोटर। डबल केज में क्या हो जाएगा, आर नॉट एक्स नॉट, R1 X1। इसको मान लीजिए आउटर और इसको मान लीजिए इनर। आई है लिखा है, ये ये है डबल केज का। ठीक, कहानी समझ में आ गई। एक केज ये हो गया आउटर वाला, एक ये हो गया। और कोई दिक्कत हो तो बताइए। थ्योरी आप अच्छे से पढ़िएगा, जैसे आपको बताए हैं वैसे ही पढ़िएगा। ठीक है, रटीने की कोशिश मत कीजिएगा। पहले में स्किन इफेक्ट आएगा, दूसरे में इसमें स्किन इफेक्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, दूसरे में वो स्किन इफेक्ट कारण ऊपर से करंट फ्लो हो रही है लेकिन उसका रेजिस्टेंस हाई है तो इस वजह से स्टार्टिंग टार्क मिल रहा है। पहले वाले में क्या है, डीप बार में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इंक्रीजेस द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ रोटर। लेकिन यहाँ पर क्या है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस रोटर का इंक्रीज नहीं हो रहा है, यहाँ पर मटेरियल ही हम हाई रेजिस्टिविटी का यूज कर रहे हैं। मैक्सिमम करंट ऊपर से फ्लो हो रही स्टार्टिंग के दौरान आउटर केज से, और आउटर केज किसका बना है, हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल, उसका एरिया भी कम है। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। तो आज के लिए इतना ही।
कल हम लोग शायद इसके टाइप वगैरह पढ़ेंगे और फिर जो है मतलब 2-4 दिन का ही है 3 फेज, और हो सकता है न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, जैसा टाइम रहा वैसे करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और चीज़ों का रिवीजन ज़रूर कीजिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वस्थ रहिए। ठीक है, धन्यवाद।